नमस्ते स्टूडेंट्स। तो हम आज फाइनली चैप्टर 7 को दी एंड करके नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे। आज उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, गिव द लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ स्फीयर। स्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर जहाँ पे होगा वही होगा। स्फीयर है, पता है स्फीयर क्या होता है? सिमेट्रिक होता है, मतलब चारों ओर से उसका सेंटर। सिलेंडर का कहाँ पे होगा? सेंटर ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री। मैंने ये आपको लिखवा दिया है, तो याद कर लेना, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। तीसरा, रिंग का कहाँ पे? सेंटर ऑफ द रिंग, ज्योमेट्रिकल सेंटर नहीं, सेंटर ऑफ द रिंग, रिंग का जो सेंटर होगा वहां पे। और चौथा, क्यूब, क्यूब का कहाँ पे होगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ diagonals. Does the center of mass of body necessarily lies inside the body? No. ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा वो इनसाइड ही बॉडी हो, कभी कभी वो बाहर भी आते हैं। ओके, जैसे देखो ये रिंग है, तो रिंग ये रिंग होती है, बराबर है। अब उसका सेंटर ऑफ मास बॉडी के बाहर है। रिंग तो पूरी इतनी है, बट सेंटर ऑफ मास उसका बॉडी के बाहर है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, शायद अगर वो अवेलेबल शेप्स तो रिंग का शेप, रिंग का शेप, ये देखो ये रिंग है, तो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर का, ये उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? यहाँ पे। रिंग पूरा ये है, तो उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा। क्लियर हो गया? वो बॉडी के बाहर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, in HCl molecule, HCl was the hydrogen chloride molecule. The separation between the nuclei of the two atoms is about 1.27 angstrom. बराबर है 1.27 एंगस्ट्रॉम। मान लेते हैं ये हमारा छोटू सा H है, ये हमारा बड़ा वाला Cl है। ओके, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 1.27 एंगस्ट्रॉम। ओके, इसको हम ओरिजिन मान लेते हैं। ये जो H है उसको हम ओरिजिन मान लेते हैं। तो ये हमारा x2 कितना होगा? 1.27 एंगस्ट्रॉम होगा। ठीक है, इसको हम क्या मान लेंगे? एक्सिस, हम इसको x, ये हमारी x एक्सिस मानेंगे, और ये हमारी y एक्सिस, ये हमारी एक्सिस, ये y एक्सिस। तो ये सेंटर हो जाएगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? सेंटर ऑफ मास उसके बीच में ही होगा। मान लेते हैं वो x डिस्टेंस दूर है। And given that a chloride atom is about 35.5 times as massive as hydrogen, उसका मास 35.5 टाइम्स है। मतलब अगर सारा डिटेल्स लिखने जाए तो x1 0, x2 है 1.27 एंगस्ट्रॉम। अगर m1 को 1 मानता हूं तो m2 उसका कितना हो जाएगा? 35.5 मास हो जाएगा। ओके, क्लियर हो गया? तो देयरफॉर सेंटर ऑफ मास हमें फाइंड करना है। सेंटर ऑफ मास ऑफ मॉलिक्यूल will lie on x axis। तो x कितना होगा? m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, बराबर है 1 इंटू 0 प्लस m2 कितना है? 35.5 इंटू 1.27 एंगस्ट्रॉम अपॉन 1 प्लस 35.5। सब कुछ कैलकुलेशन करोगे तो आंसर आएगा 1.235 एंगस्ट्रॉम। मतलब वो कितना होगा? 1.235 एंगस्ट्रॉम पे दूर रहेगा। ठीक है, आया समझ में? पक्का 1.235 एंगस्ट्रॉम दूर रहेगा वो, उतना सेंटर ऑफ मास उसका। ये रहा, कितना सिंपल था। डन। एंड वो भी कहाँ पे? फ्रॉम द एटम H, बराबर है, फ्रॉम द एटम H। ऐसा तो नहीं है कि भाई फ्रॉम एटम Cl, Cl से भी हो सकता है, H से भी हो सकता है, तो फ्रॉम द एटम H की बात करें। ओके, डन। Sure. Third question, theoretical है। A child sits stationary at one end of the long trolley, moving uniformly with a speed v on a smooth horizontal floor. ये फ्लोर है, उस पे एक ट्रॉली है। ठीक है, चाइल्ड उस ट्रॉली पे बैठा है। ओके, यहाँ पे बैठा है। चाइल्ड गेट्स अप एंड रन्स अबाउट ऑन द ट्रॉली इन एनी मैनर। अब वो इधर से भाग रहा है, इधर इधर से भाग रहा है, इधर 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 कहीं से भाग रहा है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द cm ऑफ द ट्रॉली प्लस चाइल्ड सिस्टम? क्या होगा?
So the child is running arbitrarily on a trolley moving with velocity v. However, the running of the child will produce no effect on the velocity of the center of mass of the trolley. क्यों? This is because the force due to the boy's motion is purely internal. वो ट्रॉली के ऊपर खड़ा है तो वो ट्रॉली में इधर भागे उधर भागे, वो पूरा इंटरनल होगा. हाँ, अगर यहाँ से कोई इधर पुश मार रहा है तो वो एक्सटर्नल फोर्स होगा, तो उसके कारण चेंज हो जाएगा. Whereas internal force produces no effect on the motion of the bodies on which they हमने देख लिया center of mass में. Since no external force is involved in the boy trolley system, the boy's motion will produce no change in the velocity of the center of mass of the trolley. इसलिए no change आएगा, no change on the center of mass of the system. Done. क्योंकि इंटरनल है, वो बॉय जो है वो ट्रॉली पे भाग रहा है, इधर उधर उधर इधर इधर उधर उधर इधर, इसलिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Fourth question. Show that the area of a triangle contained between the two vectors a and b is half the magnitude of a cross b. ये मान लेते हैं a, ये इसको मैं a वेक्टर मानता हूँ, इसको मैं b वेक्टर मानता हूँ. इसका प्रोजेक्शन अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ, इसको मैं नामता हूँ np, इसको मैं मानता हूँ q, इसको मैं मानता हूँ o. उनके बीच में एंगल थीटा है. ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा. ओके, डन. इतना क्लियर? इतने में किसी को डाउट? दोनों के बीच में एंगल थीटा है, ऐसा तो जरूर नहीं है ना. उन्होंने बोला कि 90 डिग्री है, 0 डिग्री है, वो तो फिर थीटा की जगह जो भी डाल दो. अब क्या मानेंगे? लेट एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू थीटा एंड ड्रॉ क्यू एन परपेंडिकुलर टू ओ पी. इतना क्लियर? तो देयरफॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी साइन थीटा. याद है? अब ए बी में आप ए देखो, ए किसके जितना है? ओ पी जितना है. बी किसके जितना है? ओ क्यू जितना है, साइन थीटा. बराबर है? अब सुनिएगा, ओ क्यू इंटू साइन थीटा. तो यहाँ पे इस ट्राइंगल में आप साइन थीटा अप्लाई करो तो साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट क्यू एन बाय एडिशन ओ क्यू. ये ऊपर चला जाएगा, देयरफॉर ओ क्यू साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू एन. तो इस ओ क्यू साइन थीटा की जगह पर मैं क्या पुट कर सकता हूँ? क्यू एन पुट कर सकता हूँ. बराबर है? और इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, 2 इंटू ओ पी इंटू क्यू एन. अब चेक करो, ओपी ओपी ये रहा, ओपी ये रहा. अगर इसको आप ऐसे जॉइंट भी करो, ओपी ये रहा, तो ओपी क्या हो जाएगा? उसका बेस. क्यू एन उसकी हाइट हो जाएगी. बराबर है? ओपी उसका बेस, क्यू एन उसकी हाइट, तो बेस इंटू हाइट इंटू हाफ. तो ये क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल पीओक्यू. ट्राइंगल पीओक्यू बन गया ना? वैसे हमको यही प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल पीओक्यू क्या होता है. तो ये 2 दूसरे साइड जाएगा, तो देयरफॉर क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू हाफ ए क्रॉस बी. डन. ये तो हमें फाइंड करना था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. शो दैट द ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं मेरे हिसाब से नाम दूंगा, ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वॉल्यूम पैरेलल ऑफ पाइप फॉर्म्ड ऑन द 3 वेक्टर्स ए बी एंड सी. इसको मैं ए मानता हूँ, इसको मैं ए मानता हूँ, इसको मैं सी मानता हूँ और इसको मैं बी मानता हूँ. ठीक है, तो ये बी और सी, तो ये पार्ट क्या हो जाएगा हमारा? बी क्रॉस सी हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बी क्रॉस सी चाहिए. ओके, इतना क्लियर? अब मैं स्टार्ट करूँ सॉल्व करना. ओके, लेट ओ इज इक्वल टू ए. ठीक है, इसको मैं ए बी सी भी नाम दे देते हैं. ये अपना ए, ये अपना सी, ये अपना बी और ये अपना ओ. ओ इज इक्वल टू ए, ओ बी इज इक्वल टू बी, ओ सी इज इक्वल टू सी. ओके, so then B cross C is perpendicular to the plane of B
and C. Okay, let theta be the angle between, कौन सा एंगल बिटवीन A एंड B क्रॉस C, उन दोनों के बीच का, देखो ये A है और ये B क्रॉस C है, उसके बीच का एंगल ये थीटा मानते हैं, पाई नहीं थीटा। तो देयरफॉर A डॉट B क्रॉस C, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, A इंटू B क्रॉस C, डॉट प्रोडक्ट है इसलिए कॉस थीटा। तो इसको आप B क्रॉस C को आगे भी लिख लो, B क्रॉस C इंटू A कॉस थीटा। अब B क्रॉस C जो है आपका, B क्रॉस C, B इंटू C, उसका मैग्नीट्यूड, तो वो तो बेस हो गया, और A कॉस थीटा आपका क्या हो गया, हाइट हो गया। तो B क्रॉस C आपका क्या हो जाएगा, बेस ऑफ पैरेललोपाइड, पैरेललोपाइड इंटू A कॉस थीटा क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, इतना पार्ट उसका हाइट हो जाएगा, इंटू हाइट ऑफ पैरेललोपाइड। तो इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड having three vectors A, B and C as its edges। पैरेललोपाइड एक टाइप का क्यूब होता है, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, एरिया B क्रॉस C और ये लेंथ उसकी हाइट होगी। समझे बेटा, ये टॉपिक आपको 12th में वेक्टर्स में चैप्टर आएगा मैथ्स में, उसमें डिटेल में पढ़ाया जाएगा, अभी इसका कोई इतना महत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, find the components along the x y z axis of the angular momentum L of a particle whose position vector is r and momentum is p। ओके, तो सबसे पहले L को हम क्या लिख सकते हैं, Lx i कैप प्लस Ly j कैप प्लस Lz k कैप। P को हम क्या लिख सकते हैं, Px i कैप, Py j कैप एंड Pz k कैप। R को हम क्या लिख सकते हैं, x i कैप प्लस y j कैप एंड प्लस z k कैप। तो आपको तो सबको पता है L इज इक्वल टू R क्रॉस P। R क्रॉस P मतलब उसको क्या लिखेंगे, I J K। R मतलब पहले यहाँ पे आ जाएगा x y z और फिर क्या आ जाएगा Px Py और Pz, ये हमने पहले ही सीख लिया है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, I कैप के साथ मल्टीप्लाई में कौन आ जाएगा, y Pz माइनस z Py, फिर माइनस j कैप के साथ क्या आ जाएगा, x Pz माइनस z Px प्लस k कैप के साथ क्या आएगा, x Py माइनस y Px। अब देखो माइनस अंदर भेज दूं तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I कैप y Pz माइनस z Py प्लस j कैप z Px माइनस x Pz प्लस k कैप x Py माइनस y Px। अब L की जगह पर मैं क्या बता सकता हूँ, तो देयरफॉर L की जगह पर Lx i कैप प्लस Ly j कैप प्लस Lz k कैप इज इक्वल टू क्या आया था, इज इक्वल टू हमारा ये पूरा बंदा आया है। मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं नीचे लिखा। सो कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग, सो Lx किसके जितना होगा, y Pz माइनस z Py। Ly किसके जितना होगा, z Px माइनस x Pz, और Lz कितना होगा, x Py माइनस y Py। डन, ओके। और फिर क्या बोला है कि शो दैट इफ द पार्टिकल मूव्स ओनली इन द एक्स वाई प्लेन द एंगुलर मोमेंटम हैज ओनली z कंपोनेंट। तो इफ पार्टिकल is moving in xy प्लेन, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू 0 और pz इज इक्वल टू 0। z 0 मतलब ये पूरा गया
और ये भी पूरा गया क्योंकि z इंटू पी एक्स और ये भी गया, तो देयरफॉर क्या बचेगा, सिर्फ एल जेड, दैट इज एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, इतना ही बचेगा। और वो भी क्या बचेगा, के कैप, एल कैप इज इक्वल टू एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, के कैप बचेगा। ओके, ओनली वो ही बचेंगे और कुछ नहीं बचेगा। डन, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, टू पार्टिकल्स each of mass m and speed v travel in opposite direction along parallel lines, ठीक है, separated by a distance d। क्या दिया, टू पार्टिकल each of mass m with speed v travel in the opposite direction, मतलब मान लो एक इधर ट्रैवल कर रहा है तो एक इधर ट्रैवल करेगा। ओके, दोनों का मास m है, दोनों की वेलोसिटी v है, कॉमा कॉमा वेलोसिटी v है, separated by a distance d, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस d है। show that the vector angular moment of the two particle system is the same whatever be the point of which the angular momentum is taken। अब मान लो कि अगर मैं इसका रेफरेंस पॉइंट यहाँ से ले रहा हूँ, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम के लिए रेफरेंस पॉइंट तो ये लेना पड़ेगा, और ये मान लेते हैं एक्स मान लेता हूँ, ठीक है, ये पॉइंट है मेरा ओ। सो टोटल angular momentum of two particles system about O is L is equal to L1 plus L2। L1 मतलब फर्स्ट, L2 मतलब सेकंड। L1 क्या होगा, R क्रॉस P1 प्लस L2 क्या होगा, R2 क्रॉस P2, ठीक है। तो R1 कितना होगा, जल्दी से बताओ, वो कितना दूर है, x दूर है, x i कैप दूर है, क्रॉस p उसका डायरेक्शन नीचे है, तो p मतलब क्या होगा, माइनस एम वी, और वो भी क्या, j कैप, माइनस इसलिए डाल दिया, ठीक है, प्लस R2 कितना होगा, x प्लस डी आई कैप, प्लस P2 क्या होगा, प्लस P2 होगा प्लस एम वी जे कैप, वो ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब देखो i क्रॉस j करोगे आप तो वो i क्रॉस j 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एम एक्स वी, प्लस i क्रॉस j करोगे तो वो 1 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, एम एक्स वी प्लस एम वी डी, मल्टीप्लाई करोगे ना एक्स एम वी के साथ एम एक्स वी, डी एम वी के साथ एम वी डी, आई क्रॉस जे 1 होता है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा एम वी डी। एम कांस्टेंट क्योंकि दोनों का मास फिक्स है, वी कांस्टेंट वेलोसिटी सेम है, और डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू, वो भी फिक्स है। तो आप अब ये इसकी जगह पे अगर मान लो आपने ये एक्सिस ऑफ रोटेशन इधर लिया होता या इधर लिया होता या इधर लिया होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एम वी और डी पे ही, क्योंकि वो तो सब उन दोनों के बीच का ही कंपैरिजन है ना, अलग अलग तो है नहीं। समझ में आया, पक्का। तो वो हमेशा क्या रहेगा बेटा, फिक्स रहेगा, यही आपको समझना है। ओके, डन। ओके बेटा, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखिए। नॉन यूनिफॉर्म बार of weight W is suspended at rest, W is suspended at rest by two strings। ये देखो, ये नॉन यूनिफॉर्म बार है, नॉन यूनिफॉर्म बार मतलब समझ रहे हो, कहीं पे उसका वेट ज्यादा कहीं पे कम होगा, इस उस हिसाब से। एंगल्स मेड बाय टू स्ट्रिंग्स, 36.9 है और दूसरा 53.1 है। द बार इज 2 मीटर लॉन्ग, कैलकुलेट द डिस्टेंस d ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बार फ्रॉम इट्स लेफ्ट हैंड, हमें इतना d फाइंड करना है। क्लियर हो गया। तो सबसे पहले हम अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो एक बात समझो कि ये अगर मैं इसको यहाँ तक खींच लूँ, इसको मैं थीटा मान लेता हूँ, तो ये भी थीटा, तो ये हो जाएगा टी साइन थीटा, और ये हो जाएगा टी कॉस थीटा। इसको T1 और T1 और इसको मैं T1 मानता हूँ, इसको मैं फाई मानता हूँ, तो ये भी आपका फाई हो जाएगा। इसको मैं T2 cos फाई मान लूँ, और ये हो जाएगा आपका T2 साइन फाई। इक्विलिब्रियम में है लिखा हुआ ऐसा कुछ, सस्पेंड बाय 2, हाँ 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 हाँ, ठीक है, ऐसा ही सस्पेंड करके रख दिया। और इसका वेट आप देखोगे तो वेट नीचे लगेगा, तो देखो T1 cos फाई T2 cos फाई इक्वल टू W हो जाएगा। क्यों, बिकॉज स्टेशनरी है, तो क्या बोल सकते हैं, फॉर ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम, फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम
T1 cos थीटा प्लस T2 cos फाई इज इक्वल टू W, बराबर है। ये किसके लिए है? ये वर्टिकल कंपोनेंट्स के लिए। ओके, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए दो ही होंगे। पहला क्या होगा, T1 sin थीटा इज इक्वल टू T2 sin फाई। ये किसके लिए होगा? ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स के लिए होगा। क्लियर हो गया ना? फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो बताओ, क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। रोटेशनल में तो टॉर्क होता है ना। अब देखो क्लॉकवाइज टॉर्क इसका क्या होगा, तो एक बात ध्यान से देखे बेटा, ये क्लॉकवाइज घूमेगा। अगर ये नीचे आएगा, इसको मैं ऐसे मानता हूँ, बराबर है, या फिर मैं इसको ऐसे मानता हूँ, तो ये ऐसे चला जाएगा। देख पा रहे हो मैंने क्या किया बेटा यहाँ पे? देख पा रहे हो मैंने क्या किया बेटा यहाँ पे? ये देख लो, मैं आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ। इसको मैं क्लॉकवाइज मानता हूँ तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। आप बोलोगे सर इसको एंटी क्लॉकवाइज क्यों नहीं माना? अरे भाई अब वही होगा, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज सब सेम ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस में है इसलिए। तो क्लॉकवाइज मैं इसको मान रहा हूँ, दैट इज T1 cos थीटा, जो कितना दूर है, d डिस्टेंस दूर है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ T1 cos थीटा इंटू डी, क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क किस पे लगेगा? T2 cos फाई पे। किस पे लगेगा? T2 cos फाई पे लगेगा। वो कितना डिस्टेंस दूर है? 2 माइनस डी है। ये d है तो ये 2 माइनस डी हो जाएगा, बराबर है। इसको मैं 1 मान रहा हूँ, इसको मैं 2 मान रहा हूँ, और इसको मैं 3 मान रहा हूँ, ठीक है। अब 3 और 2 को डिवाइड करेंगे तो T1 उठ जाएगा। ओके, डिवाइड 2 एंड 3, डिवाइड 2 एंड 3 नहीं, 3 एंड 2। तो जैसे आप डिवाइड करोगे आपके पास लिखा हुआ होगा, तो T1 उठ गया, cos थीटा बाय sin थीटा बाय cot थीटा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, d cot थीटा इज इक्वल टू cos फाई sin T2 कैंसल, cot फाई इज इक्वल टू cot फाई, ये कितना हो जाएगा 2 माइनस डी। थीटा और फाई हमारे पास दिए हुए हैं। थीटा कितना है 36.9 डिग्री, cot फाई कितना दिया हुआ है 53.1 डिग्री, 2 माइनस डी, बराबर है। अब ये डी cot 36.9 डिग्री कितना होता है 4/3। आप बोलो सर हमें नहीं पता है, तो टेक्स्ट बुक में गिवन होगा, नहीं गिवन हो तो उधर ही रख देना उतना ही, ठीक है बेटा। सिमिलरली cot 53.1 होता है 3/4 इंटू 2 माइनस डी। 4 कट 3 कट ऐसा नहीं होता है, बराबर है। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 4 ऊपर चला जाएगा मतलब 16d, 3 ऊपर चलेगा तो 3 3 9 2 18 माइनस 9d। इस साइड जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 25d इज इक्वल टू 18। सो d की वैल्यू 18/25, दैट बिकम्स 0.72 मीटर फ्रॉम द एंड। डन। और उसको हम हमारे सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, कितना टाइम हुआ 23 मिनट्स की हुई है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, जल्दी से फटाफट से सॉल्व करते हैं। कार वेज 1800 kg, द डिस्टेंस बिटवीन इट्स फ्रंट एंड बैक एक्सल्स। एक्सल्स मतलब पता है ना, फ्रंट एक्सल और बैक, फ्रंट के दो टायर्स और बैक के दो टायर्स, उसकी बात चल रही है। ओके, उनके बीच का डिस्टेंस है 1.8 मीटर। मतलब ये फ्रंट का टायर, ये बैक का टायर। ओके, ये फ्रंट का नॉर्मल रिएक्शन NF ऐसे लगेगा, ये बैक का नॉर्मल रिएक्शन एन ऐसे लगेगा। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 1.8 मीटर है। ओके, इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज 1.05 मीटर बिहाइंड द फ्रंट एक्सल, मतलब फ्रंट एक्सल से 1.05 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा 1.05 सेंटीमीटर मीटर, तो ये कितना हो जाएगा 0.75 मीटर, तभी मिलके 1.8 मीटर बनाएंगे। तो उसका वेट यहाँ पे लगेगा। ओके, डिटरमाइन द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लेवल ग्राउंड ऑन ईच फ्रंट व्हील एंड ईच बैक व्हील। तो सबसे पहले फॉर ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम, फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम NF प्लस NB, चेक कर लो बेटा, NF प्लस NB इज इक्वल टू वेट ऑफ द कार। ओके, तो वेट ऑफ द कार कितना है 1800 kg है, उसको 1800 g 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 17640 न्यूटन। नंबर 1 करके छोड़ देंगे। फॉर, अब बात करेंगे हम किसकी, रोटेशनल इक्विलिब्रियम की।
किसकी बात करेंगे बेटा? रोटेशनल इक्विलिब्रियम की। रोटेशनल इक्विलिब्रियम मतलब देखो, अगर आप इसको क्लॉकवाइज कर रहे हो तो ये एंटी क्लॉकवाइज, मतलब 1.05 NF, तो वो कितना हो जाएगा? 0.75 NB हो जाएगा। ओके, अब NB की वैल्यू 1 से मैं 1.05 NF इज इक्वल टू NB की जगह पे मैं 17640 माइनस NF लिख सकता हूँ, और यहाँ से मैं नाम देता हूँ फ्रॉम 1। और अब इन सबको सॉल्व करोगे तो देयरफॉर NF की वैल्यू आ जाएगी आपकी 13, सब कुछ सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 7350 न्यूटन। तो इसमें से इसको माइनस कर दो अगेन, तो देयरफॉर फ्रॉम 1 से माइनस करोगे तो आपको NF मिला था, तो NB की वैल्यू क्या मिलेगी? 17640 माइनस 7350, जो कितना हो जाएगा? 10290 न्यूटन। अब ये NB और NF दो है, बट हमको क्वेश्चन में बोला है फॉर ईच टायर, तो ये दो टायर पे लग रहे हैं, तो फॉर ईच टायर ऑन फ्रंट, तो जो फ्रंट वाला था, फ्रंट वाला कितना था? 7350, तो होल डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, बिकॉज वो जो टोटल एन लग रहा था वो दोनों को लग रहा था, तो इसका आंसर आएगा 3675 न्यूटन। तो फॉर ईच टायर ऑन बैक, तो बैक वाले पे कितना लग रहा है? 10290 डिवाइड बाय 2, इसका आंसर आएगा 5145 न्यूटन। डन। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the moment of inertia of a sphere about a tangent. Sphere about a tangent to the sphere. अभी देखो, sphere about a tangent, given the moment of inertia of the sphere about diameter, मतलब पैरेलल एक्सिस यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, इसको मैं CD नाम देता हूँ, इसको मैं EF नाम देता हूँ, यहाँ पे मेरा B है, इसको एक्सटेंड करके A नाम देता हूँ, ठीक है? ओके, और उसका ये रोटेशन I टेंजेंट का ये दिया हुआ है। ओके, तो अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा? आंसर ए, ID हमें दिया हुआ है 2/5 mr², तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट, तो वो कितना हो जाएगा? थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाना पड़ेगा। ID मतलब डायमीटर से प्लस वो कितना दूर है? mr² दूर हो जाएगा, क्योंकि r डिस्टेंस दूर है और उसका मास m है, तो ID कितना दिया हुआ है? 2/5 mr² प्लस mr², तो ये कितना हो जाएगा? 7/5 mr²। दूसरा, given the moment of inertia of a disk of mass m and radius r about any of its diameter this, find the moment about an axis normal to the disk and passing through the point of on its edge। अब यहाँ पे समझिएगा, हमें क्या फाइंड करना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी देखो, एक डिस्क है, ये डिस्क है, अब डिस्क का यहां से हमें पता है फ्रॉम द एक्सिस कितना होता है? हाफ mr², और हमें यहां से फाइंड करना है, तो ये भी क्या हो जाएगा? कितना दूर हो जाएगा? r डिस्टेंस दूर। तो अब b की बात करते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क पासिंग थ्रू एज, पॉइंट एंड नॉर्मल टू डिस्क, मतलब देखो ऐसा है डिस्क, तो सेंटर से गिवन है और हमें यहाँ से फाइंड करना है, तो उसमें भी पैरेलल एक्सिस ही लगेगा, पैरेलल ही शिफ्ट कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? आई डैश इज इक्वल टू हाफ mr², तो उसका जो सेंटर से पास हो रहा है प्लस कितना दूर है? mr², तो आई डैश कितना हो जाएगा? 3/2 mr²। क्लियर? तो आप बोलोगे सर mr²/4 किसके लिए दिया हुआ है? सिर्फ कंफ्यूज होने के लिए, और किसी काम का नहीं, ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Torques of equal magnitude are applied to a hollow cylinder and a solid sphere, both having the same mass and radius. The cylinder is free to rotate about its standard axis of symmetry, and the sphere is free to rotate about an axis passing through its center. Which of the two will require greater angular speed after a given time? Greater angular speed after given time. तो देखो आंसर ध्यान से देखना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ, सबसे पहले हम बात करते हैं होलो सिलेंडर, तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? I1 नाम देते हैं उसको, हाफ mr², एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर I2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2/5 mr²। ओके,
अब हमें पूछा है कि किसकी स्पीड ज्यादा होगी, तो आई तो फाइंड करना पड़ेगा। क्यों, तो उसका मैं रीजन बताता हूँ। देखो, लेट अल्फा 1 एंड अल्फा 2 बी द angular acceleration produced in the rotational motion of cylinder and sphere respectively। अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा, टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा। तो अल्फा का फॉर्मूला क्या होगा, टॉ बाय आई। अब दोनों में टॉर्क तो सेम लगेगा। क्यों टॉर्क सेम लगेगा, यहाँ पे बोला है हैविंग द सेम टॉर्क्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड की बात चल रही है। तो therefore alpha 1 is equal to tau by I1 and alpha 2 is equal to tau by I2। तो therefore alpha 1 tau by I1 कितना होगा, हाफ एम आर स्क्वायर, तो 2 पर चला जाएगा तो इज इक्वल टू 2 tau by एम आर स्क्वायर एंड अल्फा 2 इज इक्वल टू tau by 2 by 5 एम आर स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो अल्फा 2 इज इक्वल टू 5 by 2 tau एम आर स्क्वायर। अब देखो ये 2 एम आर स्क्वायर, 5 by 2 मतलब 2.5। so clearly we can say that alpha 2 is greater than alpha 1। तो आपको पता है ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी। तो therefore ओमेगा ऑफ स्फीयर विल बी ग्रेटर, क्योंकि जितना अल्फा ज्यादा उतना ओमेगा ज्यादा। क्योंकि दोनों की इनिशियल तो मान लेते हैं रेस्ट से स्टार्ट करते हैं तो सेम, ये जीरो हो जाएगा, टाइम भी दोनों के लिए सेम। तो अल्टीमेटली वो किस पे डिपेंड करेगा, अल्फा पे। तो अल्फा किसका ज्यादा है, किसका ज्यादा है, स्फीयर का। तो स्फीयर का ओमेगा भी ज्यादा होगा। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12। A solid cylinder of mass 20 kg rotates about its axis with angular speed of 100 radian per second। The radius mass दिया हुआ है 20 kg, एंगुलर स्पीड दिए हुए 100 रेडियन पर सेकंड। द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 0.25 मीटर, आर दिया हुआ है 0.25 मीटर। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो देयरफॉर आई फॉर सिलेंडर, अब देखो जो भी सिलेंडर होता है अबाउट इट एक्सिस रोटेट करता है, इसलिए हाफ एम आर स्क्वायर ही लिखेंगे। और वो भी सॉलिड सिलेंडर है, बराबर है, सॉलिड सिलेंडर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हाफ एम की जगह पे 20 और आर की जगह पे 0.25 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 0.625 kg मीटर स्क्वायर। ओके, तो देयरफॉर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। हाफ आई की जगह पे 0.625, ओमेगा की जगह पे 100 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 3125 जूल। और दूसरा पूछा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम एल का फॉर्मूला होता है आई ओमेगा, आई कितना है 0.625 और ओमेगा कितना है 100, तो आंसर आएगा 62.5 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड। कितने सिंपल क्वेश्चन है और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। ठीक है, आगे बढ़े बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 13th क्वेश्चन। A child stands at the center of a turntable with his two arms overstretched। ये conservation of angular momentum का क्वेश्चन है। The turntable is set to rotating with an angular speed of 40 revolutions per minute। So omega is equal to 40 revolutions per minute। और कौन सी turntable है, एंड क्या बोला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोला है हाउ मच इज द एंगुलर स्पीड ऑफ द चाइल्ड इफ ही फोल्ड्स हिज हैंड बैक एंड देयरबाय रिड्यूस हिज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 गिवन है, कितना हो जाएगा 2/5 टाइम्स द इनिशियल वैल्यू, तो इनिशियल वैल्यू I1 है। सो हमें अब क्या फाइंड करना है, ओमेगा 2। मतलब अभी देखो टर्न टेबल रोटेट हो रही है, उसका हाथ ऐसे खुला हुआ था, अब वो फोल्ड कर देगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 टाइम्स हो जाएगा, तब हमें उसकी ओमेगा 2 फाइंड करनी है। सो अकॉर्डिंग टू conservation of angular momentum, I1 omega 1 is equal to I2 omega 2। I1 तो एज इट इज रखेंगे, omega 1 is 40 revolution per minute
I2 इज 2/5 I1 और ओमेगा 2 हमें फाइंड करना है I1 ये कैंसिल हो जाएगा 20, देयरफॉर ओमेगा 2 इज इक्वल टू 100 RPM रिवोल्यूशंस पर मिनट। डन। और क्या बोला है, शो दैट द चाइल्ड्स न्यू काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज मोर देन द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ओके फाइंड कर लेते हैं। ओके इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर, हाफ I1 तो एज इट इज रख देंगे, ओमेगा 1 स्क्वायर कितना है, ओमेगा 1 है 40, 40 का स्क्वायर 1600, तो कितना हो जाएगा 800 I1। हमें क्या फाइंड करना है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ I2 ओमेगा 2 स्क्वायर, हाफ I2 कितना है 2/5 I1, ओमेगा 2 कितना है 100 का स्क्वायर मतलब 100 100, 2 कैंसल, ये हो जाएगा 1000, 10,000 बाय 2 मतलब कितना हो जाएगा 2000 I1। ऑब्वियसली कौन ज्यादा, ये जूल्स हो जाएगा, ये जूल्स हो जाएगा, देयरफॉर फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज मच ग्रेटर देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। हो गया, कितना ज्यादा है 2.5 टाइम। ओके और ये क्यों इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इंटरनल एनर्जी ऑफ द चाइल्ड वो चेंज कर रहा है, बराबर है, वो चाइल्ड अपना एनर्जी क्या बोल सकते हैं, चाइल्ड अपना पोजीशन चेंज हो रहा है, तो दिस इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द इंटरनल एनर्जी ऑफ द चाइल्ड व्हिच ही यूजेस इन होल्डिंग हिज होल्डिंग। वो अंदर कर रहा है, मतलब चाइल्ड अपनी एनर्जी को अंदर लेके जा रहा है, मतलब वो एनर्जी फिर वो किस में यूज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज इंक्रीज करने में यूज हो जाएगी। ओके डन। नेक्स्ट 14th question. A rope of negligible mass is wound around a hollow cylinder of mass 3 kg and radius r is equal to 40 centimeter मतलब 0.4 meter. What is the angular acceleration of the cylinder if the rope is pulled with a force? Force is equal to 30 Newton. तो हमें क्या फाइंड करना है, टॉर्क फाइंड करना है, टॉर्क इज इक्वल टू F क्रॉस R। अब फोर्स बार लगेगा, रेडियस नीचे है तो वो दोनों 90 हो जाएंगे, तो एफ आर ही लगा दो। एफ कितना है 30 न्यूटन, आर कितना है 0.4, आंसर कितना आ जाएगा 12 न्यूटन मीटर। अब उसके बाद हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना पड़ेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो सिलेंडर है, होलो सिलेंडर लिखा हुआ है तो कितना आ जाएगा एम आर स्क्वायर, 3 इंटू 0.4 का स्क्वायर 0.16 इंटू 3 0.48 के जी मीटर स्क्वायर। तो अब हमें क्या फाइंड करना, व्हाट इज द लीनियर एक्सेलरेशन, तो अल्फा इज इक्वल टू टॉ बाय आई, अभी हमने फॉर्मूला देखा तो 12 बाय 0.48, तो इसका आंसर आएगा 25 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। और लीनियर एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर अल्फा 0.4 इंटू 25 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है बेटा, पक्का। कितना टाइम, 37 मिनट्स हो गई है, टाइम ज़्यादा हो गया। 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन रख दे रहे हैं, 15 क्वेश्चन तक करेंगे, 16 से ऐसा होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, या उसके लिए मैं छोटा सा नेक्स्ट लेक्चर बना लूँगा। टू मेंटेन अ रोटर एट एन यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड, हमें कितना 200 रेडियन पर सेकंड की उसकी स्पीड मेंटेन रखनी है, ठीक है। एंड इंजन नीड्स टू ट्रांसमिट अ टॉर्क ऑफ 180 न्यूटन मीटर, सो देयरफॉर हमें क्या फाइंड करना है, पावर। पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी, फोर्स इनटू वेलोसिटी, तो फोर्स की जगह पे यहाँ पे क्या लगेगा टॉर्क, यहाँ पे वेलोसिटी लगेगी ओमेगा, सो टॉर्क कितना है 180 और ओमेगा कितना है 200, तो कितना आ जाएगा आंसर 36,000 वोल्ट, दैट इज कितना हो जाएगा 36 किलो वोल्ट, बराबर है। बाकी 1 2 3 4 5 6 6 क्वेश्चन बाकी है अभी, बट टाइम ज़्यादा हो गया, वो 1 घंटे के ऊपर का लेक्चर हो जाएगा, आपको पढ़ने मज़ा नहीं आएगी, वो नेक्स्ट लेक्चर में ऐसा होगा तो हम देख लेंगे। टिल देन अच्छे से पढ़ाई करिए, मन लगा के पढ़ाई करिए, और नेक्स्ट लेक्चर खत्म होते ही मैं आपको इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन 1 मार्क के दूंगा फॉर होमवर्क, तो वो भी मुझे कंप्लीट चाहिए। ओके टेक केयर बेटा।